हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग से रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को हम डील करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है कि जो ट्रेसेस ऑफ सॉलिड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम लिक्विड, ठीक है, रिमूव फ्रॉम लिक्विड इन ए। तो ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं क्लासीफायर, नंबर ए आपका दे रखा है क्लासीफायर, बी आपका दे रखा है क्लैरिफायर, सी आपका दे रखा है स्पार्कलर फिल्टर और डी आपका दे रखा है रोटरी वैक्यूम फिल्टर। ये है, ये आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है जो सॉलिड के ट्रेसेस हैं लिक्विड में से किस प्रकार हम रिमूव करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लैरिफायर। क्या यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्लैरिफायर। तो जो क्लैरिफायर है वो क्या है, क्लैरिफायर आपका एक सेटलिंग टैंक होता है जिसको क्या है, कंटिन्यूस सॉलिड का जो रिमूवल है सेडिमेंटेशन द्वारा, उससे हम इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लैरिफायर एक क्या है, क्लैरिफायर एक सेटलिंग टैंक होता है। सेटलिंग टैंक होता है जो सॉलिड्स का कंटिन्यूस रिमूवल करते हैं। सॉलिड के क्या करेंगे, कंटिन्यूस आपका रिमूवल करते रहेंगे। जो भी सॉलिड होगा आपका सेडिमेंटेशन द्वारा सेडिमेंट हो जाएंगे। सेडिमेंटेशन क्या है, एक वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो सस्पेंडेड सॉलिड हैं वाटर में जो सस्पेंडेड सॉलिड हैं उनको ग्रेविटी के द्वारा हम सेटल डाउन करते हैं और उनको रिमूव करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि पानी में अगर जो रेत होती है, आपका सैंड पार्टिकल हैं, वो कुछ समय के बाद आप रख दें तो वो नीचे बैठ जाते हैं, तो वो तो ये क्या है, वो सेटल डाउन होने लगते हैं, ठीक है। तो उनको हम रिमूव कर लेंगे, ठीक। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या कह रहा है कि आपका यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, मिल्स आर टर्म्ड एज डिसइंटीग्रेटर। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं केज, बी आपका है कंपार्टमेंट, सी आपका है पैवल और डी आपका है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, केज। यानी केज मिल आपका जो है वो आपका डिसइंटीग्रेटर की तरह यूज़ हम करते हैं। जो केज मिल है आपका, केज मिल का यूज़ हम क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेटर की तरह हम करते हैं। तो केज मिल क्या है आपका, एक जो मटेरियल को रिड्यूस करने में हम क्या करते हैं, एक तरीके से रिड्यूसर होता है जिसमें हम जो मटेरियल का या जो साइज़ होता है, ठीक है, उसको हम प्री डिटरमाइन साइज़ को हम क्या करते हैं, स्मॉलर साइज़ में हम उसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। जिससे आपका जो डिटर्जेंट है वो भी आपका केज मिल के द्वारा बनता है, ठीक है। डिटर्जेंट को आप बनाते हैं तो उसको जब अलग करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, केज। यानी केज मिल्स आर टर्म्ड एज डिसइंटीग्रेटर, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा आपका केज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, which of the following is not categorized as a mechanical operation, ठीक है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, पहला तो ये था विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट कैटेगराइज एज ए मैकेनिकल ऑपरेशन, एजिटेशन, फिल्ट्रेशन, साइज एनलार्जमेंट, और डी आपका था ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, तो हमें पता है कि जो आपका ह्यूमिडिफिकेशन है, वो आपका मैकेनिकल ऑपरेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, क्यों ऐसा है? क्योंकि हमें पता है कि आपका जो मैकेनिकल ऑपरेशन है वो आपका एक केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि हम मैकेनिकल फोर्स चाहे स्मॉल हो या लार्ज हो, उनको इन्वॉल्व करके हम सॉलिड को प्रोसेस करते हैं और उसको हैंडलिंग करते हैं। ठीक है, चाहे आपके सॉलिड्स क्या कहते हैं प्रेजेंट हो, दूसरे फेजेस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो जब मैंने डेफिनेशन लिखाई थी मैकेनिकल ऑपरेशन की, तो उस टाइम आप देखिएगा कि मैंने उसमें क्या क्या चीज़ें बताई थी आपको। तो मैकेनिकल ऑपरेशन की जो डेफिनेशन आप देखेंगे और वहाँ पर आप पाएंगे कि जो ह्यूमिडिफिकेशन है वो आपका मैकेनिकल ऑपरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल ऑपरेशन में हम आइदर स्मॉल और लार्ज फोर्सेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपका जैसे एजिटेशन है, फिल्ट्रेशन है, साइज एनलार्जमेंट है, इसमें सब में केमिकल प्रोसेस होंगी। ठीक है, और ह्यूमिडिफिकेशन में क्या होता है, ह्यूमिडिफिकेशन जब आप मास क्लास से पढ़ेंगे उस टाइम आपकी चीज़ें ये क्लियर होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है जो आपका साइज मेजरमेंट है, साइज मेजरमेंट ऑफ अल्ट्रा फाइन पार्टिकल। ठीक है, आपके जो साइज मेजरमेंट है अल्ट्रा फाइन पार्टिकल का, वो आप किस में लेते हैं? तो अल्ट्रा फाइन के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, अल्ट्रा फाइन के लिए जो साइज का मेजरमेंट है हम वो करते हैं सरफेस एरिया पर यूनिट मास में, ठीक है, सरफेस एरिया पर यूनिट मास में हम अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और जो आपके फाइन पार्टिकल हैं, फाइन पार्टिकल्स का जो मेजरमेंट है, फाइन पार्टिकल का जो मेजरमेंट है वो आप क्या करेंगे स्क्रीन साइज में, स्क्रीन साइज। ठीक है, जैसे बहुत सारी आपके पास टाइप्स होती है स्क्रीन की, तो मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ, बता देता हूँ स्क्रीन क्या होती है। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई सॉलिड पार्टिकल इसमें पास कराया स्क्रीन पर। ठीक है, तो जो इससे पास हो जाएगा, ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि जब हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमारे पास दो तीन चीज़ें हैं वो आती हैं कि आपके पास अंडर साइज़ क्या होता है, ठीक है, ओवर साइज़ क्या होता है, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पर आती हैं। तो अंडर साइज़ और ओवर साइज़ के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से इनको हम यूज़ करते हैं। जैसे आपका कोई सॉलिड पार्टिकल आपने जो स्क्रीन है वो आपके पास कराया है यहाँ से। ठीक है, तो यदि वो पास हो जा रहा है तो उसको बोलेंगे हम लिमिटिंग स्क्रीन। क्या बोलेंगे? लिमिटिंग स्क्रीन। अगर आपने जो सॉलिड इसमें से इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर डाले, मान लो आप क्या कर रहे हैं, छान रहे हैं इसको, स्क्रीन मतलब छानना एक तरीके से। ठीक है, तो जैसे आप बजर फुट है, ठीक है, उसको जब उसको क्या करते हैं, छानते हैं, तो क्या करते हैं उसमें से जो जिस जैसा मैच नंबर का आपका जो स्क्रीन होगी उसके अकॉर्डिंग आपका जो बजर फुट है वो छनता रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने क्या किया, कोई सॉलिड पार्टिकल लिया, मान लीजिए आपने क्या लिया, बजर पोर्ट ले लिया, सॉलिड पार्टिकल है उसमें, तो आप उसको छान रहे हैं, तो उसमें से जो निकल जाएगा स्क्रीन से पास हो गया उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग स्क्रीन। ठीक है, और जो बच जाता है उसको हम बोलेंगे रिटेनिंग स्क्रीन। ठीक है, अब आपका क्या है, अगर आपका जो स्क्रीन सरफेस है, जो आपका मटेरियल है, मान लो आपका मटेरियल स्क्रीन सरफेस पर रह गया, जो मटेरियल है आपका स्क्रीन सरफेस पर रह गया, ठीक है, स्क्रीन सरफेस पर पास ही नहीं हो पाया वहाँ से, तो उसको हम बोलेंगे ओवर साइज़।
ओवर साइज आपने मटेरियल ले लिया, या फिर इसको ग्रेटर देन से रिप्रेजेंट करते हैं, या आपका प्लस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन या प्लस से। मान लीजिए आपने कोई सॉलिड पार्टिकल लिया, इस पर पास नहीं हो, यहीं ऊपर रह गया, वो छन के बाहर, छना नहीं, वो आपने उसको हाथ से अलग कर दिया, तो वो क्या हो गया, आपका ओवर साइज हो गया। और आपका मटेरियल उसमें से पास हो गया बिल्कुल, ठीक है, तो वो क्या है, आपका अंडर साइज, वो आपका अंडर साइज है। ठीक है, लेस देन और माइनस में आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो आपने क्या किया, जो फाइन पार्टिकल है उसको पास करा दिया है, तो फाइन पार्टिकल आपका स्क्रीन साइज से आपका पास हो गया। ठीक, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे। चलो पहले इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। यदि आपका कोई पार्टिकल कोर्स पार्टिकल है, तो उसको हम जो साइज़ मेज़रमेंट होता है वो मिलीमीटर या आप इंच में उसका करेंगे। ठीक है, मिलीमीटर या इंच। आपसे पूछ सकता है कि कोर्स पार्टिकल्स का आप जो मेज़रमेंट है वो किस पर, कौन से बेसिस पर करते हैं, तो मिलीमीटर या इंच में। यदि आपका फाइन पार्टिकल था तो आपने ले लिया स्क्रीन साइज में। ठीक है, और यदि आपका वेरी फाइन पार्टिकल है, वेरी फाइन पार्टिकल है, तो माइक्रोमीटर और आपका मिलीमीटर। ठीक है, अल्ट्रा फाइन के लिए आपने क्या ले लिया, अल्ट्रा फाइन आपका वही सरफेस एरिया पर यूनिट मास में, ये क्या आएगा, सरफेस एरिया पर यूनिट मास। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मेजरमेंट्स हैं मैकेनिकल ऑपरेशन में। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फॉर ग्रेनुलर सॉलिड्स the value of अल्फा आई। तो अल्फा आई क्या है आपका, यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। अल्फा आई क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, इसके बारे में बता चुका हूँ आपके लिए। तो ग्रेनुलर सॉलिड्स के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपका सॉलिड क्या है, ग्रेनुलर्स है, तो उस केस में जो अल्फा आई है वो आपका 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच हो सकता है। ठीक है, 15 से 30 डिग्री के बीच आपका होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आपसे ये पूछ सकता है कि आपका जो, अगर आपके पास कोल है एंथ्रेसाइट कोल है आपके पास, तो एंथ्रेसाइट कोल के लिए एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू क्या हो, क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। ये सब चीज़ें आपको बता चुका हूँ मैं प्रीवियस लेक्चर में। एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू एंथ्रेसाइट कोल के लिए कितनी होती है, 27 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज को एंथ्रेसाइट कोल के लिए क्या कहते हैं, 27 डिग्री। तो यहाँ से अब हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे आपका एंथ्रेसाइट कोल था, एंथ्रेसाइट कोल के लिए जो एंगल ऑफ रिपोज है वो 27 डिग्री था। फाइन अगर सैंड है, फाइन सैंड है, तो उस फाइन सैंड के लिए 31 डिग्री होगा आपका एंगल ऑफ रिपोज। बिटुमिनस कोल है, ये पूछ लेता है आपसे ऑप्शन में, बिटुमिनस कोल के लिए जो एंगल ऑफ रिपोज है वो 35 डिग्री। और वेट क्ले है, वेट क्ले के लिए आपके पास एंगल ऑफ रिपोज 17 डिग्री। और ग्रेवल के लिए आपके पास एंगल ऑफ रिपोज 39 to 48 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्लो एबिलिटी है, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते थे, कोफिशिएंट ऑफ फ्लो एबिलिटी डिपेंड्स ऑन, कोफिशिएंट ऑफ फ्लो एबिलिटी डिपेंड्स ऑन, यानी जो फ्लो एबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ फ्लो एबिलिटी था वो किस पर डिपेंड कर रहा था। तो हमें पता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्लो एबिलिटी किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करेगा, ये एक तो आपका शेप पर डिपेंड करेगा, ये शेप और इंटरलॉकिंग। दूसरा आपका किस पर डिपेंड करेगा, डिग्री ऑफ पैकिंग, यानी जो पैकिंग है मटेरियल के, सॉलिड मटेरियल की, वो कैसी है, डिग्री ऑफ पैकिंग। और किस पर डिपेंड कर रहा था, स्टिकनेस ऑफ पार्टिकल,
स्टिकनेस ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये हमेशा 3 चीज़ पर ये डिपेंड करता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो आज के लिए मॉस के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम उसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके आएंगे और उनका डिटेल में यहाँ पर उसका थ्योरी भी एक्सप्लेन यहाँ पर हम कर देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।